Good morning, student. Myself Pariyom Meena, lecturer electronics, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा, राजस्थान। जैसे कि पिछले लेक्चरों में हमने जो लॉजिक फैमिली पढ़ी थी उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अगली लॉजिक फैमिली ECL इसके बारे में अंतिम करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपने जो पिछले वीडियोज है मेरे लॉजिक फैमिली से संबंधित वो सभी वीडियो आपने देखे होंगे, जिनमें मैंने लॉजिक फैमिली की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, इसके अलावा कुछ ट्रांजिस्टर के बारे में बताया, ट्रांजिस्टर के चारों मोडों के बारे में बताया और लॉजिक फैमिली का कैसे कैसे विकास हुआ है उसके बारे में बताया कि पहले RTL बना, रेजिस्टेंट ट्रांजिस्टर, उसके बाद MTL या I2L इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक, और उसके बाद में हमने पढ़ा था DTL डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। और इस DTL का ही एक हमने नेक्स्ट वर्जन लिया था जिसमें हमने DTL है उसका फैन आउट को हमने इंक्रीज किया था। इसके बाद में हमने इसकी इम्यून पावर बढ़ाने के लिए और इसमें नॉइज मार्जिन को इंक्रीज करने के लिए हमने HTL को यूज लिया था। उसके बाद में हमने TTL बताया था। TTL जो ट्रांजिस्टर लॉजिक होता है जिसका कि फैन आउट और स्पीड दोनों ही अधिक होती है। और इस TTL में भी मैंने 3 टाइप की आपको TTL के बारे में अध्ययन किया था। एक हाई स्पीड TTL, एक लो पावर TTL और एक शॉर्ट डायोड TTL। ठीक है, आज के जो इस लेक्चर है इसमें हम आपको पढ़ाएंगे ECL जिसको कि हम बोलते हैं एमीटर कपल्ड लॉजिक। इस एमीटर कपल्ड लॉजिक जो है ये बेसिकली एक ऐसा लॉजिक फैमिली का ऐसा मेंबर है जो आपका एक्टिव और कट ऑफ रीजन में काम करता है। बाकी जो मैंने लॉजिक फैमिली बताई वो आपकी सैचुरेशन में काम करते हैं। चूँकि ये एक्टिव और कट ऑफ रीजन में ये काम करता है, ये एक्टिव और कट ऑफ रीजन में काम करता है, इसलिए ही हम इसको क्या कहते हैं, इसको नॉन सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली भी बोला जाता है। ठीक है, नॉन सैचुरेटेड क्योंकि कभी भी ये सैचुरेशन मतलब में नहीं जाता, तो इट इज नेवर गो इन द सैचुरेशन रीजन, वर्क ओनली इनटू द कट ऑफ एंड एक्टिव रीजन। और चूंकि यह वर्क करता है एक्टिव और कट ऑफ में, तो इसका जो स्पीड है, इसकी काम करने की स्पीड है, काम करने की जो स्पीड है वो इसकी फास्ट होती है। तो इट इज फास्टर लॉजिक फैमिली ड्यू टू वर्क इन एक्टिव एंड कट ऑफ रीजन बिकॉज इट इज नॉन सैचुरेटेड। वही बात ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, तो अब मैंने आपको जो चारों मोड है कि कब आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव में रहेगा, कब आपका ट्रांजिस्टर कट ऑफ में रहेगा, कब आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में रहेगा, कब आपका ट्रांजिस्टर रिवर्स एक्टिव मोड में रहेगा, तो मैंने सारी चीज़ें पिछले लेक्चरों में आपको डिस्कस कर दी, तो उनको एक बार आप जाकर देख लेना। और आपने शायद ऑप एम्प की क्लास पढ़ी हो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, या आपने जो क्या नाम है ट्रांजिस्टर की क्लास पढ़ी हो, तो ट्रांजिस्टर की क्लासों में आपने डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सुना हो। डिफरेंशियल एम्पलीफायर तो इसके, और डिफरेंशियल एम्पलीफायर, और एक होता है हम जो ट्रांजिस्टर होता है उसको हम 3 कॉन्फ़िगरेशन में लगा सकते हैं। BJT ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर। तो उनका वो 2 एप्लीकेशन है, उनका हम इसमें यूज करेंगे। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। मतलब आपको यदि ECL आए तो ECL में आपको ये सर्किट डायग्राम बनाना है। तो ये सर्किट डायग्राम में 2 पार्ट होते हैं, एक तो ये इधर वाला पार्ट और सेकंड इधर वाला पार्ट। ये इधर वाला जो पार्ट है, जो इसका लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, इस लेफ्ट साइड वाले पार्ट में को बोलते हैं हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर इनपुट स्टेज, जबकि इसको जो इसका आउटपुट पार्ट है इसको बोलते हैं हम कॉमन कलेक्टर आउटपुट स्टेज। इस कॉमन कलेक्टर को ही हम बोलते हैं एमीटर फॉलोवर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2 भागों में बढ़ता है। एक तो हो गया आपका ट्रांजिस्टर डिफरेंशियल एम्पलीफायर इनपुट स्टेज, दूसरा हो गया कॉमन कलेक्टर और एमीटर फॉलोवर आउटपुट स्टेज। ठीक है, तो ये जो हम इसमें ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर कैसे है कि इसमें हम क्या करते हैं, जो ये इसका आउटपुट आएगा वो इस जगह से आएगा, इस जगह से आएगा।
अब चूंकि हम इसमें दो इनपुट देते हैं, एक तो ए और सेकंड इज बी, ठीक है, एक ए और एक सेकंड बी। तो ए जो हम इनपुट देते हैं और ए के द्वारा हम इसकी वैल्यू देखना चाहते हैं, तो ए ये और ये जो क्या नाम है, ये वाला वी रेफरेंस वाला जो ट्रांजिस्टर है, ये दोनों मिलके आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनाते हैं, ठीक है। और इनका जो आउटपुट है वो आउटपुट आपको मिलेगा, आउटपुट आपको मिलेगा इस जगह पे। और जब यदि मैं बी और रेफरेंस को मतलब दूसरे ट्रांजिस्टर को यूज करूं तो उनका आउटपुट मिलेगा आपको इस जगह पे, ठीक है। तो इसमें ये हम इसमें जो इनपुट स्टेज होती है इसमें डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज करते हैं। डिफरेंशियल एम्पलीफायर के साथ में हम इसमें कलेक्टर, जो कलेक्टर रेजिस्टेंस है उसको भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कलेक्टर रेजिस्टेंस कितना होगा 300 और यहाँ पे आर ई हमने लगाया जाता है। और इसके अलावा जो रेफरेंस वोल्टेज है उसकी वैल्यू -1.117 वोल्ट होती है। तो ये जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो आउटपुट निकला, चाहे ए से हम दें चाहे बी से दें, उसको हम लगा देते हैं कॉमन एमीटर वाले टर्मिनल पर, नहीं सॉरी, कॉमन कलेक्टर वाले टर्मिनल को। ये जो एमीटर है इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, एक तरीके से जो ग्राउंड टर्मिनल आपको दिख रहा है ये किससे कनेक्टेड है, कलेक्टर से। ये ग्राउंड टर्मिनल इसके कौन से स्टेज से कनेक्टेड है, इसके भी ग्राउंड कलेक्टर से। तो इन दोनों के लिए जो कलेक्टर का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, वो कलेक्टर का कॉन्फ़िगरेशन आपका हो गया तो इनके बीच में जो कलेक्टर का कॉन्फ़िगरेशन हुआ है उसको अपन बोलते हैं कॉमन है, चूंकि कलेक्टर, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन कलेक्टर। तो इसका जो आउटपुट आता है ए का और इसका जो आउटपुट आता है बी का, तो बी के आउटपुट और ए के आउटपुट इनको हम अलग अलग कॉमन कलेक्टर जो कॉन्फ़िगरेशन है उन कॉमन कलेक्टर जो कॉन्फ़िगरेशन है या उनको एमीटर फॉलोअर बोले उन पे हम लगाते हैं, ठीक है। और उनसे हम आउटपुट निकालते हैं। तो जो ये आउटपुट निकलता है ये आउटपुट है ए प्लस बी और ए प्लस बी बार। जो ये ए प्लस बी और ए प्लस बी बार है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो इस ए प्लस बी को मैं आपको बोल सकता हूँ और ए प्लस बी बार को भी मैं बोल सकता हूँ आपको नॉर। तो ये जो ECL है, एमीटर कपल्ड लॉजिक फैमिली है, वो आपको और नॉर की फॉर्म में आपको आउटपुट देता है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ से हमने इसके जो टर्मिनल है उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। एक ये -5T, ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। -5.2 वोल्ट, ये जो नेगेटिव वोल्टेज हम लगा रहे हैं, ये नेगेटिव वोल्टेज हम इसलिए लगा रहे हैं ड्यू टू द, मतलब किसी प्रकार की यदि हमें स्पाइक आवे या तो वो इससे नेगेटिव स्पाइक आए तो वो इससे क्या होगी, उसका इस पे जो इफेक्ट है वो नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इसमें इस पे लिखना है, इसको कोई पॉजिटिव मत कर देना, इसको -5.2 वोल्ट लिख देना। अब देखो इसमें यही बात लिख रखी है, तो इसमें यही बात लिख रखी है, इट इज बेसिकली कंटेंट टू स्टेज। जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर कि वन इज द डिफरेंशियल एम्पलीफायर इनपुट स्टेज एंड अनदर इज कॉमन कलेक्टर या एमीटर फॉलोअर आउटपुट स्टेज। ड्यू टू द यूज ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट आर अवेलेबल इन ECL लॉजिक फैमिली। तो इसके क्या होता है, ड्यू टू द यूज ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट आर अवेलेबल इन द ECL लॉजिक फैमिली। इसमें ये लिख रहा है कि जो इसका जो आउटपुट जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है तो इसके जो आउटपुट पे होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट मिलता है, क्योंकि हमें मिलता है एक तो और दूसरा मिल रहा है हमें नॉर, ठीक है। अब इसमें चूंकि कॉमन कलेक्टर हम यूज करते हैं तो इसका जो फैन आउट है, जो आपने फैन आउट पढ़ा था इसकी कैरेक्टरिस्टिक में, वो फैन आउट इंक्रीज हो जाता है। तो फैन आउट क्या होता था, आप अपने पिछले वाले वीडियो को देखें एक बार, उसमें मैंने बताया था इट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉजिक गेट दैट कैन बी ड्रिवन बाय ये लॉजिक गेट। ये मैक्सिमम नंबर मतलब ये लॉजिक गेट की वह क्षमता होती है जो कि मैक्सिमम लॉजिक गेट को आपको चला सके, ठीक है। और इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, इट्स वैल्यू हाई इज गुड, मतलब यदि इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना आपका लॉजिक फैमिली बेटर है, बेस्ट है, उसको आप ज़्यादा अच्छे से यूज कर सकते हो। और उसकी डिमांड है कि हम लॉजिक फैमिली के द्वारा फैन आउट को इंक्रीज करें।
अब इसमें मैंने बताया कि -5.2 वोल्ट लगा रहता है। ये -5.2 वोल्ट क्या करता है, ये एक नेगेटिव स्पाइक है, ठीक है। ये नेगेटिव स्पाइक डू नॉट, तो ये नेगेटिव वोल्टेज हम लगाते हैं, ये इसलिए लगाते हैं ताकि इसमें जो नेगेटिव स्पाइक है वो ट्रांजिस्टर को अफेक्ट ना करे, ठीक है। तो अब ना करें, ठीक है। अब ये एमिटर कपल्ड लॉजिक है, ये बेसिकली नेगेटिव, हाँ ठीक है। ECL use negative power supply due to this any spike or negative voltage not affected operation। वही बात लिख रखी है कि नेगेटिव पावर यदि सप्लाई लगाएं तो ये उसके और उनके या कोई हमें कोई स्पाइक दें तो उसके कारण इसके जो ऑपरेशन होता है उस पर फर्क नहीं पड़े। तो इस जो ये अपन ने पढ़ा है एमिटर कपल लॉजिक फैमिली, इसके लिए कोई फैक्चुअल डेटा है, ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, मोटी मोटी बात है, लेकिन आप एक बार देख लेना कहीं आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाए। तो प्रोपगेशन डिले इसके लिए कितना होता है 1 नैनो सेकेंड। पावर डिसिपेशन कितना होता है 55 मेगावाट। इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये जो वैल्यूज है वो पर्टिकुलर इस वाले सर्किट के लिए, यदि आपकी कोई बुक है उसमें मान लो 290 की जगह 300 400 ओम लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 400 500 ओम लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ अलग वोल्टेज लगा सकते हैं। तो उनके हिसाब से जो टीपीडी ये जो वैल्यू है ये कैलकुलेशन करने के बाद आई, हालांकि कैलकुलेशन आपके सिलेबस में होती नहीं है, तो ये वैल्यू थोड़ी थोड़ी चेंज भी हो सकती है, लेकिन माइन्यूट चेंज होता है, ठीक है। तो जैसे 1 नैनो सेकेंड है तो इसको जगह 0.8 नैनो सेकेंड लिख देगा, या 1 की जगह 1.39 सेकेंड लिख देगा मैक्सिमम। तो ऐसे चलता है, ठीक है। तो थोड़ा इसमें चेंजेस हो सकता है। पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन इसमें कितनी होती है, पावर डिसिपेशन हमने पढ़ा था VCC इंटू IC एवरेज, ठीक है। तो ये क्या होती है एक तरीके से, इट इज द अमाउंट ऑफ पावर डिसिपेशन इन IC की, मतलब ये IC की जो डिसिपेशन पावर होती है उसको बताती है, और ये 55 मेगावाट। इसी तरीके से जो फिगर ऑफ मेरिट है, ठीक है, वो फिगर ऑफ मेरिट फिर PK जूल हो गया। फैन आउट है इसमें 25 हो गया। नॉइज मार्जिन इसमें कितना होगा 0.33 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका जो एमिटर लॉजिक फैमिली है, इसमें एक चीज ध्यान रखने की है, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि एक नॉन सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली होती है। चूंकि ये नॉन सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली होती है तो ये हमेशा एक्टिव होकर टॉप में काम करती है, तो ये फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली है, ये बात पक्की रखना। इसमें 2 स्टेज होती है, एक तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर, दूसरी होती है कॉमन कलेक्टर, जिसे हम बोलते हैं एमिटर कपल, ठीक है। और जो इसके आउटपुट मिलते हैं वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और एक होता है और दूसरा होता है नहीं। ये मोटी मोटी बात इसमें आपको पढ़नी है। अब ECL है, ये प्रोवाइड करता है आपको वायर्ड एंड लॉजिक, ठीक है। तो ये बस देख लेना है कि AB तो वायर्ड एंड लॉजिक, ये दोनों का ये एंड, ये वायर्ड एंड लॉजिक है उसका, इसका सर्किट डायग्राम है, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा NMOS, ठीक है। NMOS आपने मॉसफेट पढ़ा होगा, तो उस मॉसफेट के माध्यम से हम बनाते हैं NMOS। अब ये NMOS के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक NMOS, ये जो NMOS होता है उसमें 2 चैनल होते हैं, एक तो होता है P चैनल और एक होता है N चैनल, ठीक है। तो N चैनल में यदि लॉजिक गेट मतलब उसकी वैल्यू यदि 0 जाएगी तो ये आपका ऑफ स्टेज में रहेगा, और 1 रहेगा तो इसके ये आपका ऑन स्टेज में रहेगा। P चैनल मॉस है तो उसमें क्या लॉजिक 0 जाएगा तो वो आपका ऑन स्टेज में रहेगा, और 1 जाएगा तो ये आपका ऑफ स्टेज में रहेगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, इसको आपको आपके जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें आप अच्छे से पढ़ोगे तो वहाँ से आप देख सकते हो। ये तो वही NMOS की बात। और जो NMOS है, NMOS का सर्किट डायग्राम होता है आपका इस टाइप से, ठीक है। ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया, दिस इज द NMOS सर्किट। इसको यदि मैं लिखना चाहूँ, इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है, इस टाइप से। इसमें ड्रेन, सोर्स और गेट है, इनको तीनों को, और सबस्ट्रेट है, इनको मैं मतलब डिसकंटिन्यूटी में दिखाऊंगा, और इसको मैं इस टाइप से भी नोट कर सकता हूँ। ये तीनों तरीके हैं आपकी किसको NMOS को डिनोट करने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से जो PMOS होता है, PMOS का सर्किट डायग्राम ऐसे होता है। तो ये NMOS होता है, तो NMOS में जब जैसे ही हम 0 लगाएंगे तो ये ऑफ स्टेज में रहेगा, 1 लगाएंगे तो ऑन स्टेज में रहेगा। जबकि PMOS है, PMOS इसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसके अपोजिट होता है, जब ये ऑफ होगा जब वो ऑन होगा। तो P चैनल मॉस है, वो जब लॉजिक 0 लगाएंगे तो ऑन स्टेज में रहेगा, लॉजिक 1 लगाएंगे तो वो ऑफ स्टेज में रहेगा। सिंस FET इज वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टर, हेंस इन द मॉस सर्किट इज प्लेस, मतलब इसमें बोला है कि FET होता है उसको हम वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टर की तरह यूज कर सकते हैं, तो इसको हम एक रेजिस्टर की तरह VO की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है,
जो ट्रांजिस्टर T1 का, इसको मैंने लिख दिया रजिस्टर की फॉर्म में। ठीक है, रजिस्टर की फॉर्म। चलो मैं अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ाता हूँ आपको ना, ठीक है।